हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए फिर से शुरू करते हैं नया वीडियो। इसमें मैं आपको सामान्य हिंदी का पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो है वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक को A to Z मैं थॉरली कवर करूंगा। आप देखते जाएं, समझते जाएं, आपको पूरा अभी कुछ मिनट के अंदर पूरा का पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो बिना डिले के पहले शुरू करते हैं वर्णमाला। और ये जो है वर्ण क्या है, पहले हम जानेंगे वर्ण होता क्या है। वर्ण को हम एक नए शब्द अक्षर के रूप में भी जानते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण है क्या, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, का, खा, गा, तो ये वर्ण होते हैं जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। तो ये फिलहाल पूछा नहीं जाता है। पूछा क्या जाता है, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार पूछा जाता है। तो वर्ण के जो प्रकार हैं वो दो होते हैं। दो मेन वर्ण के प्रकार होते हैं। एक को हम स्वर कहते हैं, एक को हम व्यंजन कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसे अच कहा गया है और इसे हल कहा गया है। ये अच और हल क्या है, ये संस्कृत के लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा। पहले जब मैंने क्लासेस लिए हैं तो आपको संस्कृत के व्याकरण में चीजों को बहुत अच्छे से पता है, वो अलग विषय है। चलिए हम देखते हैं। फिलहाल स्वर की बात करेंगे। यहाँ पे हिंदी में हम इसको भूल सकते हैं कि ये नहीं, इसे हमें अगर संस्कृत नहीं है तो हमें इसको याद ही रखना है। स्वर क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए स्वर क्या। स्वर की परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है। स्वर की परिभाषा पे प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो जानिए स्वर की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा ये है कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब स्वर होते हैं। इसकी बात करेंगे तो ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वर इनकी सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन दोनों अलग है, याद रखिएगा। अब स्वर आप समझ गए। स्वर की संख्या में यही बता देता हूं, स्वर की संख्या 11 होती है। 11 होती है, 11 होती है। किसी किसी किताब में 10 दिया गया है तो 10 पे भ्रम रहता है, आप 11 मान के चलिए। अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तब आप 10 को लगा सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि 10 और 11 दोनों है तो आप 11 ही लगाइए, आप 10 को ना लगाइए। चलिए, अब जो मुख्य रूप से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। टोटल स्वर की संख्या 11 है। स्वर के वर्ण आ से आहार तक स्वर के वर्ण 13 होते हैं, लेकिन स्वर क्या 13 नहीं होते। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने कहा सर जी हमने आ से लेके आहार तक जब पढ़ा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आहा, और बीच में री रहता है, तो ये हो गए 13। तो जब 13 होते हैं तो फिर 11 कैसे हो गया। स्वर जो एक व्याकरण का टॉपिक है, तो व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की कसौटी पे जब हम कसते हैं तो स्वर की जो परिभाषा है उसके हिसाब से ये दो स्वर नहीं होते हैं। अन और आहा ये दो स्वर नहीं होते हैं, जिनका अलग नाम है। तो 13 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 11। तो जब आपसे पूछेगा परीक्षा में कि स्वर की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है 11 होती है। ये स्वर नहीं है, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि क्यों नहीं है। तो स्वर टोटल की संख्या पूछेंगे कितना बताएंगे, 11 बताएंगे। 13 गलती से भी नहीं बताइएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ओके, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व या लघु स्वर। ह्रस्व या लघु स्वर ये क्या है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। ये आ, ई, उ, री, यही आपके लघु स्वर होते हैं। कुल मिला के ये 4 लघु स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। आ, तो जो अ बोलते कम समय लगने की वजह से इनको लघु या ह्रस्व स्वर कहा गया है। ओके, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी जिसके उच्चारण में दीर्घ समय लगता है, जिनके उच्चारण में
अधिक समय लगता है उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अब जैसे आपका हो गया आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यहीं पे कांटा रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, है ना। तो बड़ा आ जिसको आप बड़ा कह लेते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यही होते हैं दीर्घ स्वर। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, ए, ऐ, ओ, औ में छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं सोचिए कि अगर ये ए छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, यहाँ पे छोटे बड़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लघु में मात्र 4 है और दीर्घ में देखेंगे तो ये इतने होते हैं। अन, आहार स्वर नहीं है, ये जरूर याद रखिए। तो लघु दीर्घ समझ में आ गया। जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा लघु स्वर हो गए, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगेगा दीर्घ स्वर हो गए। अब एक तीसरा स्वर है जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये कौन सा स्वर हो गया भाई? तो ये एक ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये संस्कृत भाषा में विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण में ही पाया जाता है। हिंदी के कुछ शब्दों में हम इसे देखते हैं। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा ओम, तो देखिए एक ऐसे लिखा जाता है और एक ओम ऐसे लिखा जाता है, आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके रहता है, या इसको आप ऐसे भी देखिए, इस तरह से भी ओम आपने पढ़ा होगा, ये उल्टा ऐसे कर देते हैं। तो ये जो है और ये जो है और इसमें इसको फिर से समझाते हैं आपको प्लुत वाला, कि अगर आप कहीं देखते हैं ऐसे लिखा हुआ और मैं आपको बताऊं ये कहां मिलेगा, या एक वर्ड होता है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, तो ये जो एक टर्म है, ये जो एक लेटर है, ये यहाँ पे है, इसे प्लुत स्वर कहा गया है। ये है क्या? यहाँ पे जिस वर्ण के बाद ये लगता है, ये एक उल्टा एस टाइप का होता है, या पहले तो ये ऐसे रहता था। जितनी पुरानी हनुमान चालीसा की किताब आप उठा के देखिए, पुरानी रामायण जो पहले किताबें छपती थी, तो उसमें इस तरह से लिखा रहता था। ये जैसे ओम अगर लिखा है तो ये ऐसे ओ लिखने के बाद ये एक ऐसे बना रहता था, ऐसे लिखा रहता था, ऐसे। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखने की कोशिश करिए। पुरानी जो हमारी आरती संग्रह है उनमें तो नमो स्तुते है, तो इस तरह से लिखा रहता है। तो ये है क्या? ये प्लुत स्वर है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जिस स्वर के बाद ये लगेगा उस स्वर को हमें देर तक बोलना है, खींच के बोलना है। जैसे अब अगर हम ऐसे, ये लिखा हुआ है, देखिए सिंपल ये लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ देंगे ओम, ठीक है, ओम। लेकिन जब ये लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे ओम, यानी ओ को देर तक आपको खींच के बोलना है। तो ये हो गया प्लुत, यानी दीर्घ से भी अधिक समय लगे तो उसे प्लुत बोलेंगे, और उसे एक ये सिंबल है, इससे दर्शाते हैं। अब इसको पढ़ेंगे नमोस्तुते, तो ओ को खींच के बोलेंगे नमोस्तुते, ओ को थोड़ा सा रोकेंगे, समझ रहे हैं? तो ये आप संस्कृत में जरूर पाएंगे। संस्कृत की कई जैसे सूत्र होते हैं, जैसे एचो यावा यावा एक सूत्र होता है, एचो ऐसे करके रहता है, यावा यावा, है ना। तो ये किसका सूत्र है भाई? अभी आपको पढ़ता है ये संस्कृत में एचो यावा यावा, ये अयाद्य संधि का सूत्र है। तो यहाँ पे ये मिलता है, ये वृद्धि रेचि, तो वहां पर भी आपको मिलेगा। तो संस्कृत में ये होता है, ये प्लुत स्वर हिंदी में वैसे नहीं होता है, लेकिन जब स्वर का हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो हम इसे यहाँ पढ़ लेते हैं। अब बचा क्या भैया? अन और आहा बचा, अन और आहा बचा है। अन को कहते हैं अनुस्वार, क्या कहते हैं? याद रखना है, इसको रट लीजिए और कुछ करना नहीं है, इस पे बहुत थीसिस नहीं लिखना है आपको, बस पता होना चाहिए है क्या, क्योंकि फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं जिसकी गहराई में जानने की जरूरत नहीं है। अन को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। और इन दोनों को कहते हैं आयोगवाह। ये भी एक टर्म एग्जाम में पूछा गया है कि आयोगवाह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये दोनों ऑप्शन में रहते हैं, तो दोनों माने जाते हैं आयोगवाह वर्ण। तो ये नई चीज है, महत्वपूर्ण चीज है कि आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अन और आहा को आयोगवाह वर्ण कहा गया है। क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, कब कहा गया है, ये परीक्षा का विषय फिलहाल नहीं है यहाँ पे। वो अगर आप
बहुत थीसिस लिखना चाह रहे हैं तो फिर वहां पे इसकी डेफिनेशन हमें जानने की जरूरत होगी। फिलहाल आप ये याद रखिए अयोगवाह क्या है, अन और आह को अयोगवाह कहा गया है, जिसमें अन को अनुस्वार कहते हैं, आह को हम विसर्ग कहते हैं। ये दोनों स्वर नहीं है, स्वर से बाहर की बिरादरी के होते हैं। तो स्वर टोटल हो गए 11। मैंने आपको बताया लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और लास्ट में बताया अनुस्वार और अयोगवाह। तो ये हमारा स्वर का टॉपिक हो गया एंड इतना ही आपको तैयार करना है, इतने से आपका काम हो जाएगा। इसको कहते हैं मोर देन सफिशिएंट। एक वर्ड होता है, एक सेंटेंस होता है मोर देन सफिशिएंट, यानी इतना ही काफी है। चलिए अब हम व्यंजन पे आ जाते हैं। आई होप आप स्वर आपको समझ में आ गया होगा। तो हम व्यंजन की तरफ चलते हैं, व्यंजन को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने व्यंजन की डेफिनेशन आपको पहले बता दिया। व्यंजन की डेफिनेशन मैंने बता दिया कि ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं बताता हूं। जैसे अगर ये आपका का लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बना कैसे, अगर इसकी बात करेंगे तो भैया ऐसे बना है, ऐसे ये प्लस ये, तब ये बनता है। यानी ये का, इसको पढ़ेंगे का, यानी कि ये आधा है, हलंत लग जाता है। संस्कृत में एक वर्ड होता है हलंत। अगर इसके नीचे एक ऐसे लाइन खींच दिया, इसको हलंत वर्ड कहते हैं। इसको हम आधा पढ़ते हैं, पूरी आवाज बाहर नहीं निकालते, इसको क पढ़ते हैं, यानी आ इसमें से गायब कर देंगे। अगर ये लिखा है तो इसको का नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे का, यानी आ हमने उसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया का में चाहे जो वर्ड आप बोलेंगे, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे माँ, तो बना कैसे है ये माँ प्लस आ से मिलकर बना है माँ। तो ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ओके, चलिए भाई ये समझ में आ गया आपको। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया था 33 होती है। अब फिर से लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया कि अब क्या आएंगे, हमने का खा गा गा अंगा चा छा जा, यानी कि का से ज्ञा तक जब पढ़ा और का से ज्ञा तक हमने जब गिनती मारा तो ये आ रहे थे कितने, ये आ रहे थे 36, है कि नहीं भाई? जाहिर सी बात है, हमने जब पढ़ा या हम गिनते हैं तो हम जब का से ज्ञा तक पढ़ते हैं तो ये 36 आते हैं। लेकिन जब परीक्षा में पूछ रहा है कि व्याकरण में हिंदी भाषा में स्वर व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको 36 नहीं बताना है, आपको बताना है 33 होते हैं। तो वो 3 कौन है जो गायब हो गए, वो 3 वर्ण कौन है जो स्वर का से ज्ञा तक में आते तो हैं लेकिन वो व्यंजन नहीं है, तो वो होते हैं छत्रंग ज्ञा। ये जो तीनों हैं ये व्यंजन की बिरादरी से अलग हैं, व्यंजन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो 36 में से माइनस हम 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो ये 2 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं। ठीक है, 36 नहीं होते हैं 33 होते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि ये 3 नहीं होते। क्यों नहीं होते वो आगे भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब देखते हैं भाई 33 है तो वो कौन कौन से हैं। अब अगर हमने स्वर के प्रकार पढ़े हैं तो व्यंजन के भी प्रकार होते होंगे। तो व्यंजन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है, इसको कहते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। पहले व्यंजन का नाम है स्पर्शी व्यंजन। ओके, क्या है स्पर्शी व्यंजन समझते हैं। देखिए स्पर्श वर्ण से बना होगा, स्पर्श माने टच करना, जिसको हम टच कहते हैं। स्पर्श माने छूना, है ना, छूते हैं किसी चीज को। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो हमारी जीव, हमारी जो टंग, हमारी जो जीभ है, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, इनमें से किसी को स्पर्श करती है। जब हम ऐसे वर्ण जिनको बोले हैं, हमारी जो जीवा है, जो टंग है, वो मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, इनमें से किसी जो हमारे वोकल ऑर्गन्स हैं, हमारे जिनसे हम बोलने वाले ऑर्गन हैं, जो बोलने वाले पार्ट हैं मुंह के, उनको जब स्पर्श करती है तो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है 25 होती है। वैसे ये 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले है हमारा, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग इनके होते हैं। वो कौन कौन, देखिए पहला है का वर्ग, दूसरा आपका है चा वर्ग, तीसरा आपका है टा वर्ग, चौथा है पा वर्ग और 5वां है, सॉरी ये ता रहेगा और ये रहेगा पा वर्ग, है ना। ये का चा टा ता पा,
ये इतने वर्ग होते हैं, स्पर्शी होते हैं। अब हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, यानी कि यहां से का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, ये हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, 5 हो गया। ऐसे यहां पे ये रहेगा चा, छा, जा, झा और इया। फिर ऐसे ये हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ये हो जाएगा आपका ता, था, दा, धा, ना। फिर ये हो जाएगा आपका पा, फा, बा, भा, मा। ओके, ये लिखने का उद्देश्य क्या है भाई, ये तो आप पहले से जानते हैं। फिर हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, तो बहुत जरूरी है इसको लिखना और आपको बताना कि इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है। समझिए, ये तो आप जानते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, वो अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। पूछता ये है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। स्पर्शी होने की वजह मैंने बताया कि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो ये किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करते हैं। हमारी जिह्वा किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें हम स्पर्शी कह रहे हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं, ये तो पता है, लेकिन अब इसमें जो सबसे जरूरी है वो इनका उच्चारण स्थान है। तो याद रखिए, सबसे पहला जो वर्ग है का वर्ग, इसके प्रथम 4 वर्णों की बात करेंगे हम। इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठ। क्या होता है, कंठ, गले से। अब ये रटने से बेटर है कि आप प्रैक्टिकल करें। आप बोलिए का, खा, गा, घा, और बोलते समय ध्यान दें कि आवाज आ कहां से रही है, आवाज कहां से निकल रही है। तो आप ध्यान देंगे तो का, यहां पे गले पे प्रेशर पड़ता है, गले को टच करते हुए हवा बाहर आती, का, खा, गा, घा, ये आपका। तो ये कंठ से इसका उच्चारण होता है। इन्हें हम कंठ वर्ण भी कहते हैं, कंठ वर्ण भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंठ वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। ओके, इजी। अगला है चा वर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उच्चारण तालु से होता है। कहां से होता है, तालु से। अब क्या है तालु, आप जब बोलेंगे तो तालु आपको मिल जाएगा। आप बोलिए बोलिए और आप ध्यान दीजिए कि आपकी टंग, आपकी जीभ कहां स्पर्श कर रही है। चा, छ, जा, झा बोलेंगे तो आप के मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है, दांत, ऊपरी दांत के पीछे का जो पार्ट है उसको तालु कहते हैं। आप जब चा बोलते हैं, चा बोलने में जहां पे टंग टच कर रही है उसे हम तालु कहते हैं। आप बोल के देख लीजिए, चा, छ, जा, झा। तो ये तालु से स्पर्श होकर के बोला जाता है, इसीलिए इसे हम तालव्य कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं, तालु। अब बोल के चेक करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा चा, छ, जा, झा। अब इसी तरह से अगला है ये आपका टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, ये आपका होता है मूर्धा। इनका उच्चारण हम मूर्धा से कहते हैं। कहां से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब कहेंगे मूर्धा कहां है, तो मूर्धा वही है जहां पे आपकी जीभ टा बोलने पे स्पर्श करती है। आप टा बोलेंगे, ध्यान देंगे जीभ कहां जाके टक से लड़ रही है, वही मूर्धा है, वही पार्ट। तालु के ठीक पीछे मूर्धा होता है। आप बोलेंगे टा, ठा, डा, ढा, तो जीभ हमारी थोड़ा मुड़ती है और ऊपर जाके ऐसे लड़ती है, टा, ठा, डा, ढा। तो जहां जाके टच कर रही वही मूर्धा होता है। ये जो चा होता है, चा बोलने पे जीभ थोड़ा आगे फ्लैट होके टच होती है ऐसे, और टा बोलने पे जीभ थोड़ा मुड़ती है और थोड़ा पीछे जाके लड़ती है। तो एक बार चा बोलिए, चा, फिर टा बोलिए। चा बोलने पे जीभ आगे आती है यानी तालु पे जा रही है, टा बोलेंगे तो वो जाकर के थोड़ा पीछे लड़ेगी, वो होती है मूर्धा। तो चा, टा, ठा, डा, ढा, ये होता है मूर्धन्य वर्ण, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला है ता, था, दा, धा, ना। आप बोलिए, बोल के बताइए, चेक करिए कहां से बोला जा रहा है। बहुत इजी है, ये दंत को, दांत को हमारी जीभ टच करती है। आप बोलिए जरा ता, था, दा, और कोशिश करिए कि दांत को जीभ ना टच करे। ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि बिना दांत को स्पर्श किए आप ता बोल ही नहीं सकते हैं। तो दांत को स्पर्श करते, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण भी कहा जाता है, दंत्य वर्ण कहा जाता है। लास्ट बचा, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इजी है। आप इसको जरा बोलिए तो, पा, फा, बा, भा, ये बहुत आसान है। इसको ओष्ठ, यानी कि होंठ से स्पर्श करें, होंठ हमारे दोनों टच होते हैं आपस में, तब ये बोला जाता है। इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, होंठ होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं, ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। आप बोलिए पा, फा, बा, भा। अब
क्या ऐसा संभव है कि इनको बोले हमारा दोनों लिप टच ना हो, पा फा बा भा, हो ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकते। तो ये जरूरी था, ये वाला पार्ट जरूरी था, ये आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण है। अब वहां पे 4 ऑप्शन रहेंगे, एक इसका रहेगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो अगर आपको पता है तालव्य कौन सा है तो आप टिक कर पाएंगे। ये पूछता है निम्नलिखित से कौन तालव्य नहीं है, नहीं है मतलब 3 रहेंगे, एक नहीं रहेगा। निम्नलिखित से कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा कंठ है, तो ये जरूर याद रखिए, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, का खा गा, ये काचा टाता पा, काचा टाता पा। ठीक है, ये 5 वर्ग हैं, इन्हें वैसे हम स्पर्शी कहते हैं, लेकिन हर एक वर्ग का अलग नाम है, उसके उच्चारण स्थान की वजह से उसका अलग नाम है। तो ये पार्ट आपको जरूर याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद करना होगा। अब इसमें एक चीज और यहीं पे समझ लीजिए, इसमें मैंने सिर्फ प्रथम 4 वर्णों की बात किया था, लास्ट वर्ण को मैंने यहाँ पे स्किप किया था, इनको मैंने छोड़ दिया था, इनको मैंने नहीं बताया। तो ये अलग कैरेक्टर के होते हैं, इनका अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनका अलग लक्षण होता है, इसलिए इन्हें हम अलग नाम से जानते हैं। इन्हें हम एक नया नाम देते हैं अनुनासिक, यहीं से लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा, अनुनासिक वर्ण इनको बोलते हैं। अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। ये क्या है तो जरा ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा होती है ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका के जरिए, नाक के द्वारा होता है, नाक से होकर के हवा आती है, नाक से हम बोलते हैं, जिनको उन्होंने अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। जैसे अंगा, इया, आड़ा, ना, मा। आप बोलेंगे तो पता चलेगा कि जब हम बोलते हैं तो कहां से आवाज आती है, नाक से आती है, तो इसलिए इनका नाम है अनुनासिक, इन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन है, अंगा, इया, आड़ा, ना, मा। तो ये हमारा पहला प्रकार था स्पर्शी व्यंजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले व्यंजन की तरफ। अगला व्यंजन है जिसे हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। चलिए, दूसरा प्रकार है अंतस्थ, बहुत बार पूछा गया है ये अंतस्थ व्यंजन, कई बार पूछा गया। दूसरा प्रकार है अंतस्थ, ठीक है। इनकी संख्या याद रखिए 4 होती है। कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ होते हैं। सिर्फ इतने याद रखिए, ये अंतस्थ होते हैं और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, या, रा, ला, वा। पूछता है लेकिन इसमें कौन सा अंतस्थ वर्ण है, ओके, बता देंगे। लेकिन कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है, हमें पता है तो हम बता देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो आपका, ये है आपका ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, श, ख, स, ह, ये होते हैं 4। इसमें एक जरूरी चीज याद रखना है, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, तालु, मूर्धा, दंत और ये कंठ, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, इसको कहते हैं तालव्यशा, ये मूर्धन्यशा, ये दंतीशा। होता है तीनों सब वैसे, ये शा, लेकिन बोलने में बहुत अंतर, प्रोनाउंसिएशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उच्चारण बहुत गलत हिंदी में लोग करते हैं, शा और सा में और इसमें भी। जनरली इन दोनों को तो हम एक जैसे ही बोल लेते हैं, शा शा, लेकिन अंतर थोड़ा सा, क्योंकि ताल और मूर्धा जो हमारे मुंह के ऊपर है वो उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, यानी तालु के पीछे ही मूर्धा है। जब इन दोनों को बोलते हैं जनरली ये एक जैसे निकलते हैं बोलने में, लेकिन होना ये चाहिए कि जब आप शा बोलिए तो शा तालु पे फोकस आना चाहिए। अब जब ये शा बोलिए तो इसको आपको मूर्धन्य पे फोकस ले जाना चाहिए, लेकिन जनरली होता नहीं है, हम शा को शा जैसा ही बोल देते हैं। लेकिन जो हमारा ये है, ये बिल्कुल इनके जैसा नहीं बोला जाएगा। जब हम ये सा बोलते हैं तो सा में ये जो सरसराहट की आवाज होती है ये नहीं रहती है, ये इसका फोकस इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जब हम बोलते हैं तो दांत के ऊपर पूरा हवा आती है, सा मतलब दांत के बीच से होकर हवा बाहर आ जाती है, सा कह देते हैं। लेकिन जब ये शा बोलते हैं तो शा में जीभ थोड़ा फ्लैट होती है और जाके तालु पे पूरा फोकस मारती है और वहां पे एक हवा का कह लीजिए
पब बन करके एक सरसराहट के साथ आवाज निकलती है, शाह बोलते हैं, शाह। तो ये तालव्य शाह है, मूर्धन्य शाह है और ये दंती शाह है। तो बहुत दिक्कत होती है लोग, ये उच्चारण का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, जो लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं, बहुत गलत होता है, बहुत गलत बोला जाता है। तो इसको जरा ध्यान दीजिए, ये आपको बताएगा कि कितना हम कैसे इसको डिफर करें, ठीक है। खास करके इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए ये होना ही चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी में ये बोल देते हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। शाह बोलेंगे तो शादी, ये शादी। शादी का मतलब जिसमें कोई रंग नहीं है, प्लेन, उसको कहते हैं। शाम, शाह, 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 यानी कि सरसराहट का शाह बोलना है हमें। और ये शाम, इसका कोई मतलब है मुझे नहीं समझ में आता, कुछ होता है। शब्द होता है, शब्द, ये शाह शब्द, ये शब्द, ये तो मुझे मतलब ये बेकार के शब्द हैं, ये तो इसका मतलब एक तरह से दूसरा हो जाता है, लेकिन इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। तो हम ये ध्यान दें कि जब हम तालव्य शाह बोले तो शाह निकलना चाहिए, शाह, शाम, शादी, शब्द और बहुत सारे शब्द हैं, उनको ध्यान देते रहिए, आपको पता चलता जाएगा। तो ये तालव्य शाह है, ये मूर्धन्य शाह है, ये दंती शाह है, और ये जो हा होता है इसका उच्चारण कंठ माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए थी। अब इसमें आगे मैं थोड़ा बताऊं तो थोड़ा सा और, हालांकि अभी और कई चीजें इसमें वर्णमाला में जिसको मैं शायद इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। एक द्विगुण व्यंजन की, द्विगुण को बाद में कर लेते हैं, एक संयुक्त वर्ण की बात कर लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। संयुक्त वर्ण की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे व्यंजन नहीं लिखा, संयुक्त वर्ण बोला, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि का से लेकर के हा तक ये 33 पूरे हो गए आपके, आप गिन लीजिएगा। पहले 25 था, यानी कि का खा गा गा, जो 5 वर्ग थे, 5 5 25, उसके बाद 4 थे, फिर 4 थे, तो 25 और 29 और 33 से कंप्लीट हो गए हमारे का से हा तक। अब जो आगे बढ़ रहा है उसको हम संयुक्त व्यंजन नहीं कह रहे, संयुक्त वर्ण कह रहे हैं। जैसे आपका ये शाह हो गया, ये त्रा हो गया और ये ज्ञा हो गया, ठीक है। इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं, व्यंजन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजन से मिलके बने होते हैं, एक से अधिक वर्णों से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ये का है प्लस ये शाह हो गया, का प्लस शाह से बनता है क्ष, सॉरी ये रहेगा, और ये ता प्लस रा से मिलके बनता है, और ये जा प्लस या से मिलके बनता है। ध्यान दीजिए पहला वाला आधा रहेगा, हलंत है पहले वाले, बाद वाला पूरा रहेगा। तो आधा का पूरे शाह से बनता है क्ष, ये ता आधा ता और रा से बनता है त्रा, और आधा जा पूरे या से बनता है ज्या, या जिसको ज्ञा बोलते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब इसके लिए देखिए छा बना हुआ है, एक विकल्प में ये रहेगा, एक विकल्प में आपका ये रहेगा, एक विकल्प में दोनों आधा कर देता है, एक विकल्प में दोनों पूरा कर देता है। अब जरा बताइए, अब अगर आपको नहीं पता कि ये शाह किससे बना है, इससे बना है, इससे बना है, इससे किससे बना है, तो ये इसका सही आंसर ये पहला वाला है। कि पहले जो वर्ण होते हैं वो सब हलंत वाले होते हैं, उसमें हलंत आधा रहता है, बाद वाला पूरा रहता है। और ये कौन है ये जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिए। और इसी से एक और वर्ण आप जानते होंगे, ये अलग टाइप का वर्ण है, व्यंजन सेट के श्रा, तो ये इससे मिलके बना होता है, आधा शा पूरे से श्रा, ठीक है। ऐसा और आपने देखा होगा, ये आपने ये दा और प्लस या से मिलके एक वर्ड आपने देखा, ये ज, जो विद्या में लिखा है विद्या, इसको द्या बोलते हैं, विद्या में तो विद्यालय वगैरह में। तो ये सब संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त वर्ण ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इनको जरूर याद रखिए। अभी और भी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको यही वाइंड अप करना चाहेंगे। आगे क्या है, अभी अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, इसके बाद द्विगुण वर्ण और कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको इस वर्णमाला के टॉपिक में आपको बताऊंगा। आई होप ये जितनी बातें मैंने बताई आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इनको आप नोट कर लेंगे। इनकी पीडीएफ चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए धीरे धीरे मैं प्रोसेस बताऊंगा। अभी कुछ दिन वीडियो कंटिन्यू आप देखें, उसके बाद में बाकी मटेरियल कैसे मिलेगा उसकी चर्चा मैं बाद में आने वाले वीडियोस में करूंगा। अगर लेक्चर पसंद है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करें, और कुछ और बेहतर चाहते हैं अगर लेक्चर अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।